we have introduced the chapter 17, uh, in which we have discussed the optimality of the function. हमें अगर किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास दो डेरिवेटिव टेस्ट हैं जिनको हम यूज करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पर हमें किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कंप्यूट करना हो, जहां पे हमने फंक्शन को चेक करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने किसी फंक्शन का इन्फ्लेक्शन पॉइंट कंप्यूट करना हो, या हमने चेक करना हो कि किस पॉइंट पे फंक्शन कनकेव अप होगा, कनकेव डाउन होगा। ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अच्छा, मैंने जो स्लाइड्स आपको शेयर की थी उसमें मैंने इन सब की डेफिनेशन भी लिखी है, और आई थिंक आपने उसको स्टडी किया होगा, उसको देखा होगा। स्लाइड्स को नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो अब हम जो है अपने चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। 17.1 एक्सरसाइज है। तो इसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये बेसिकली हमारा ओवरऑल 17th चैप्टर के अंदर जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा जिसको हमने कंप्यूट करना होगा। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन? सिंपल डेफिनेशन, टू चूज the best of the best. Simple definition. You have more than alternates. You have more than best answer. आपके पास किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी रियल वर्क के बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, बहुत सारे किसी प्रॉब्लम के आंसर्स आ रहे हैं और सारे आंसर बेस्ट हैं, और उन बेस्ट के अंदर से आपने किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि बेस्ट के अंदर से बेस्ट को सिलेक्ट करना, दैट इज, दैट फील्ड, दैट प्रोसेस, दैट टेक्निक इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन। हम बेसिकली जस्ट लाइक अगर हमारा प्रॉफिट का फंक्शन है तो प्रॉफिट इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, हम इस पॉइंट को कंप्यूट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। हमने प्रॉफिट का फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया, उसका सबसे बेस्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया। सपोज एक प्रॉफिट का फंक्शन इस तरह से अप हुआ, फिर इस तरह से अप हुआ, फिर इस तरह से अप हुआ, फिर इस तरह से अप हो गया। तो नो डाउट ये भी मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है, और ये भी मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है। अब देयर आर सो मैनी मैक्सिमम पॉइंट्स जिस पर फंक्शन जो है, जिस पर प्रॉफिट का फंक्शन जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी आंसर, देयर आर सो मैनी बेस्ट सोल्यूशन। इन सब में सबसे बेस्ट ये है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम ये काम करते हैं। एक तो किसी फंक्शन का बेस्ट आंसर सिलेक्ट कर लें, अगर वो एक ही है तो उसको सिलेक्ट कर लें, और अगर एक से ज्यादा है तो उसमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा। सिमिलरली अगर कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, ये मिनिमाइज, ये मिनिमाइज, ये मिनिमाइज, ये मिनिमाइज। तो यहां पे कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, यहां पे कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, यहां पे कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है,
और यहाँ पे कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमाइज हो रही है। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हो या किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना हो, दैट फील्ड इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन। हम ऑप्टिमाइजेशन में ये काम कर रहे होते हैं। किसी भी फंक्शन का सबसे बेस्ट आंसर इधर इट इज फ्रॉम मैक्सिमम साइड और फ्रॉम मिनिमम साइड। क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना जिनको हम मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, मिनिमाइज उनको हम नहीं करते। जैसे प्रॉफिट का फंक्शन है, प्रॉफिट को फंक्शन को हम कभी भी मिनिमाइज नहीं करते। हम कोशिश करते हैं किसी भी फर्म के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमम गेन हो, सबसे ज्यादा गेन, कम की तरफ नहीं जाते। और जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट किसी भी फर्म के अंदर मिनिमाइज की जाती है, कम से कम कॉस्ट की जाती है। तो कॉस्ट का फंक्शन जहां भी आता है उसको मिनिमाइज किया जाता है, प्रॉफिट का फंक्शन जहां पे भी आता है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। सिमिलरली जो आपका रेवेन्यू का फंक्शन होता है इसको भी हम मैक्सिमाइज करते हैं। रेवेन्यू का फंक्शन कभी भी मिनिमाइज नहीं किया जाता। एक अच्छी फर्म, एक अच्छा बिजनेसमैन जो है रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करते हैं, कॉस्ट को कम से कम रखते हैं और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेट करने के लिए जो है वो डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 17 का। चैप्टर 17 में हमने ये काम करना है। हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, हमने उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। मींस हमने उसका मैक्सिमम पॉइंट कंप्यूट करना होगा या उसका मिनिमम पॉइंट कंप्यूट करना होगा। और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी फंक्शन का पीक का पॉइंट इधर इट इज ऑन टॉप साइड और बॉटम साइड, अगर आपने पीक का पॉइंट कंप्यूट करना हो जहां पे फंक्शन टर्न लेते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये बहुत सारे नाम है इसके, इस पॉइंट के। इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको जीरो पुट करते हैं और फिर आप x की वैल्यू कंप्यूट करें। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको जीरो पुट कर दें और वहां से जो भी आपके पास डोमेन या x की वैल्यू आएगी, दैट शोज दैट इस पॉइंट पे आपका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसको चेक करना हो कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर फंक्शन कनकेव डाउन है, अगर फंक्शन कनकेव डाउन है तो आपका क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम होगा। अगर फंक्शन कनकेव अप है तो आपका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा। ये याद रखिएगा, फंक्शन जब कनकेव डाउन होते हैं उसमें कभी भी मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी एग्जिस्ट करते हैं मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। और जब फंक्शन की शेप कनकेव अप होती है तो उसमें कभी भी मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर उसमें एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। कनकेव अप में मिनिमम, कनकेव डाउन में मैक्सिमम। तो फिर कनकेव डाउन की कंडीशन क्या थी? अगर हम इस पॉइंट को उठाकर फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें और वो उसका आंसर नेगेटिव शो करे, अगर वो पॉइंट उठाकर हम फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें और वो उसका आंसर पॉजिटिव शो करे। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। इसको मैंने एक दफा दोबारा रिवाइज कर दिया है ताकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो ये चीजें हमारे जहन में होनी। तो अब वो हमें क्वेश्चन में फंक्शन देगा, कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। रेवेन्यू का फंक्शन हो सकता है, कॉस्ट का फंक्शन हो सकता है, प्रॉफिट का फंक्शन हो सकता है, और वो हमें कहेगा कि इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, जो भी वट एवर, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो अब ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज की तरफ लेके जाएंगे
या मिनिमाइज की तरफ लेके जाएंगे, आपने उस फंक्शन का लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, आपने लेना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 पुट कर देना है और वहां से x की वैल्यू निकाल। ये अब पॉइंट अपने जहन में रखिएगा, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, उसका लेंगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 पुट करेंगे और जो भी उसका डोमेन होगा फंक्शन का, उसकी वैल्यू कंप्यूट कर देंगे। हम आते हैं एक्सरसाइज 17.1 की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 17.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसका पीडीएफ मुझे याद नहीं पड़ता, मैं चेक करूंगा कि मैंने आपको सेंड किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो फिर मैं क्लास खत्म होते ही आपको सेंड कर दूंगा इसका पीडीएफ, और अगर मैंने सेंड कर दिया है तो वेल एंड गुड, इसको देख लीजिएगा, मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा। एक्सरसाइज है 17.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म हैज determined that total revenue is a function of the price charged for its product. Specifically, the total revenue function is. So this is our revenue function, इसको मैं 1 कह देता हूं। ये रेवेन्यू फंक्शन है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। वेयर P इक्वल्स द प्राइस, इसमें जो P आपको नजर आ रहा है ये प्राइस को शो कर रहा है, और R जो है ये टोटल रेवेन्यू को शो कर रहा है। P प्राइस को शो कर रहा है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है, और R जो है उसका रेवेन्यू। अच्छा, पार्ट ए में उसने क्या पूछा आपसे, डिटरमाइन द प्राइस P, आपने P की वैल्यू कंप्यूट करनी है। डिटरमाइन द प्राइस P which result in maximum total revenue. P की ऐसी वैल्यू कंप्यूट करनी है जो आपके रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। P की ऐसी वैल्यू कंप्यूट करनी है जो आपके रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे। और अभी मैंने आपसे ये कहा था कि जिस फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो, आपने लेना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, then put is equal to 0 and then compute the value of domain. तो इस फंक्शन का डोमेन P है, ब्रैकेट में P लिखा हुआ है ना, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। जो भी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल होता है वो डोमेन होता है। तो P इसका डोमेन है, तो उसने P की वैल्यू पूछी आपसे, तो क्या करेंगे, पार्ट ए में टू मैक्सिमाइज R को हमने मैक्सिमाइज करना है, क्या करेंगे, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव R डैश। यस, R डैश कंप्यूट करें इसका, -10P का, इसको बेशक लिखना चाहे लिख लें, बेशक F डैश P कर दे इसको, या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर को बेस में लेके आएंगे, पावर जब नीचे आएगी तो 10 टू 20 हो जाएगा, -20P, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 1750P का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1750। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 20P हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1750 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, R डैश को 0 पुट करते हैं, तो ये 0 हो गया, यहां से P निकाल लें, ये इधर ले आए,
ये आ गया आपके पार्ट ए का आंसर। उसने पार्ट ए में ये पूछा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्राइस विच मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। पी की ऐसी वैल्यू कंप्यूट करनी थी जो आपके आर को मैक्सिमाइज करे। तो आर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, इसको जीरो पुट किया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन है कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको जीरो पुट करते हैं तो हम उसका क्रिटिकल पॉइंट कंप्यूट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज हो सकता है। और फिर एक चीज मैंने आपको ये बताई है कि रेवेन्यू का फंक्शन कभी भी मिनिमाइज नहीं होगा। रेवेन्यू का फंक्शन कभी भी किसी फर्म में मिनिमाइज नहीं किया जाता है, इसको मैक्सिमाइज किया जाता है। तो हमारे पास जो पी का आंसर आया वो सिंगल है, एक ही वैल्यू आई है। तो ये वो वाली वैल्यू है जो आर को मैक्सिमाइज करेगी। इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना कि मैक्सिमाइज के लिए जो है ना हम फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, फिर उसमें वो पॉइंट पुट करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक ही पॉइंट आया ना, तो वही उसको मैक्सिमाइज करेगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट्स होते फिर उसमें से हमने वो वाला पॉइंट कंप्यूट करना था जो आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, फिर हम लेते इसका सेकंड डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते, फिर ये पॉइंट उसमें पुट करते। जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता वो पॉइंट आपका मैक्सिमम होता। तो यहाँ पे तो आया ही एक ही आंसर है, तो उसको चेक करने की क्या जरूरत है, वही आंसर जो है उसको मैक्सिमाइज करेगा। तो यहाँ पे उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने कर लिया, दैट्स एनफ, हमारा आंसर आ गया। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ पी विच मैक्सिमाइजेस टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। अब आप इस पी को उठाकर फंक्शन वन में पुट कर दें। -10 87.5 का स्क्वायर प्लस 1750 प्लस 1750 इंटू 87.5। ये क्यों पुट किया? क्योंकि उसने बी पार्ट में कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। वो आपसे टोटल रेवेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, आर की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। इस पी को उठा के आर में पुट कर, इसकी जगह पी की जगह, इस पी की जगह इस पी, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये उसने पार्ट बी में आपसे पूछे। पार्ट ए में पूछा था कि आर को मैक्सिमाइज करना है, आप बताएं किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। वो आपने पॉइंट निकाल लिया, इस पॉइंट पे आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप इस पी को उठा के आर फंक्शन में पुट कर देंगे, जो आपका टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे। तो ये मैंने पुट कर दिया यहां पर। इसको अब आप सॉल्व कर लें, 87.5 का स्क्वायर कर दें, 87.5 का होल स्क्वायर कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें -10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय -10। ये आपके पास आंसर आ गया और इसको प्लस कर दें 1750 इंटू 87.5। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया आर का, दैट इज इक्वल्स टू 7656 2.5। ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ओके जी, 17.1 एक्सरसाइज थी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ था, टोटल रेवेन्यू के फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना था। हमने लिया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको जीरो पुट किया, वहां से पी की वैल्यू कंप्यूट कर दी। फिर पार्ट बी में उसने टोटल रेवेन्यू पूछा था, हमने इस प्राइस को उठाकर रेवेन्यू फंक्शन में पुट कर दिया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आ। ठीक है जी, ये हमारा था क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में उसने ये कहा है द डिमांड फंक्शन फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। Q is equals to 150,000 minus 75. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है where Q equals the number of units demanded and P equals the price in dollar. Q जो है ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, P जो है ये प्राइस को शो कर रहा है। उसके बाद पार्ट ए में उसने पूछा आपसे डिटरमाइन द प्राइस विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। अब क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है और वो आपसे टोटल रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए पी की वैल्यू पूछ रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी। मतलब जैसे हमने 1 किया ना, आर को मैक्सिमाइज करने के लिए पी कंप्यूट किया है, सेम वर्किंग आपने यहां पे करनी है। अब सेम वर्किंग करने के लिए आपके पास रेवेन्यू का फंक्शन होना चाहिए यहां पर। दैट इज नॉट गिवन। 1 में तो रेवेन्यू का फंक्शन गिवन था, हमने उसका डायरेक्ट लिया, उसको जीरो पुट किया, पी कंप्यूट कर लिया। अब यहां पे भी उसने वही आंसर पूछा है, रेवेन्यू के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए पी की वैल्यू कंप्यूट करें, बट हेयर रेवेन्यू फंक्शन इज नॉट गिवन। अब हम रेवेन्यू फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए रेवेन्यू का फंक्शन पहले खुद डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 17 के अंदर, अगर कोई मुश्किल काम है, अगर कोई मुश्किल काम है, वो यही है कि अक्सर क्वेश्चन के अंदर फंक्शन जो गिवन होता है उसको मैक्सिमाइज नहीं करना, उसको मिनिमाइज नहीं करना। एक और फंक्शन होता है जो गिवन नहीं है, उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए कहते हैं। तो उस अननोन फंक्शन को पहले हम अपने क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो 1 सिंपल था क्योंकि जो फंक्शन गिवन था उसी का डायरेक्ट लिया। 2, जो फंक्शन गिवन है उसका डायरेक्ट नहीं लेना, क्योंकि उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं करना हमने करना है रेवेन्यू फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। तो रेवेन्यू का फंक्शन हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले हम रेवेन्यू का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेट करेंगे, मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूं चैप्टर नंबर 5 में। लेट करेंगे आर बी द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ये हम चैप्टर 5 में कर चुके हैं। देन आर को हम क्या लिखते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये रेवेन्यू फंक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन है, प्राइस ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो दिस इंप्लाइज आर क्या हो जाएगा, पी को पी रहने दें और क्यू की जगह ये पूरा फंक्शन पुट कर दें। ठीक है, ये डेफिनेशन है रेवेन्यू फंक्शन की। पी को मैंने पी को रहने दिया एज इट इज,
क्यू की जगह ये पूरा फंक्शन मैंने क्यू का जो है ये यहाँ पे पुट कर दिया, पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन गया आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन। इसको अब आप कहते हैं टू। दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिमांड फंक्शन दिया हुआ था और उसने आपसे कहा है कि आपने रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस के लिए कंप्यूट करनी है। रेवेन्यू का फंक्शन क्या होता है? बाय डेफिनेशन प्राइस इनटू क्वांटिटी। हमने रेवेन्यू फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, उसके अंदर क्वांटिटी को पुट कर दिया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन डिफाइन हो गया। अब पार्ट ए में उसने कहा है कि इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। अभी मैंने आपको बताया था जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, हम लेते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सो टू मैक्सिमाइज आर टेक आर डैश। आर डैश का लें फर्स्ट डेरिवेटिव। यस, 150,000 पी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 150,000 माइनस 75 पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 150 पी। पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये आ गया रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। ओके जी, फिर क्या काम करते हैं हम? आर डैश को 0 पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू 150,000 माइनस 150 पी। 150 पी को इधर लें, ये प्लस हो जाएगा और यहां से पी की वैल्यू कंप्यूट कर लें। 150,000 डिवाइड बाय 150, यहां से पी आपके पास आ जाएगा कितना? 1000। सो दैट इज योर पार्ट ए। पार्ट ए में उसने प्राइस की वैल्यू पूछी थी जो आपके रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, और रेवेन्यू का फंक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में डिमांड का फंक्शन गिवन था। हमने पहले डिमांड के फंक्शन को रेवेन्यू फंक्शन बनाया, फिर हमने रेवेन्यू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और उसको 0 पुट करके वहां से पी की वैल्यू कंप्यूट कर दी। नाउ कम्स टू द पार्ट बी, what is the maximum value of total revenue? अब उसने टोटल रेवेन्यू की वैल्यू पूछी है, इस पी को उठाकर टोटल रेवेन्यू फंक्शन में पुट कर दें, फंक्शन 2 में, तो आर क्या बन जाएगा? 150,000 इंटू पी माइनस 75 1000 का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 150,000 और उसके आगे 3 0, ये कितना हो जाएगा? 75 मिलियन। तो 75 मिलियन को 150 में से माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 75। ये आ गया पार्ट बी का आंसर, टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आ गई। पार्ट सी में उसने आपसे पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिमांडेड। कितने यूनिट्स डिमांड किए जाएंगे? अब वो क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अब सी पार्ट में इस पी को उठाकर, जो आपने पी कंप्यूट किया है, इसको उठाकर 1 में पुट करते हैं, आपके पास क्यू का आंसर आ जाएगा 150,000 माइनस 75 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 75,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 में उसने डिमांड फंक्शन दिया हुआ था, रेवेन्यू के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा, तो पहले हमने डिमांड फंक्शन को रेवेन्यू फंक्शन बनाया और रेवेन्यू का फंक्शन बनाने के बाद उसका डेरिवेटिव लिया, उसको 0 पुट किया, पी कंप्यूट किया, फिर पी को उठा के रेवेन्यू फंक्शन में पुट कर दिया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया।
फिर हमने पी को उठा के डिमांड फंक्शन में पुट कर दिया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की जो डिमांड थी वो सामने आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप करेंगे, मैं बता देता हूं उसमें करना क्या आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है द एनुअल प्रॉफिट फॉर अ फर्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, specifically the function which describe the relationship between profit P and the number of unit produced X is। उसके बाद आपको एक प्रॉफिट का फंक्शन दिया हुआ है, अब आप खुद देखेंगे उसको। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट X which will result in maximum profit, मतलब आपने प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है, तो आपने उसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 पुट करना है और वहां से x की वैल्यू कंप्यूट कर लेनी है। तो यह काम आप कर लेंगे। और फिर बी पार्ट में उसने मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है, उस x को उठा के उस प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे, आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये काम क्वेश्चन नंबर 3 वाला काम जो है ये अब आप खुद कर लेंगे, जैसे आपने 1 किया है, 2 किया है, तो अब आप 3 खुद कर लेंगे। 4 जैसे आपने 3 किया है, सॉरी जैसे आपने 2 किया है, 4 में उसने आपको डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है और रेवेन्यू के फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। तो जिस तरह से आपने 2 किए ना वैसे ही 4 करते हैं। पहले डिमांड फंक्शन को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा। फिर रेवेन्यू फंक्शन को जो है वो आप डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, वहां से आप पी की वैल्यू निकालेंगे, फिर पी को उठा के आर में पुट कर देंगे। लाइक जैसे आपने 2 को सॉल्व किया वैसे ही 4 करेंगे। एंड सिमिलरली 5 देखें क्या कहते हैं, इंपोर्ट टैक्स मैनेजमेंट, इसकी एप्लीकेशन है। द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इज स्टडिंग द इंपोर्ट टैक्स स्ट्रक्चर फॉर कलर टेलीविजन सेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम other countries into the United States. The government is trying to determine the amount of the tax to charge on each TV set. The government realizes that the demand for imported TV set will be affected by tax. It estimates that the demand for imported sets D, measured in hundreds of TV sets, will be related to the import tax T, measured in cents. According to the function, capital D is equal to 80,000 minus 12.5 T. देखें ये क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है जैसे आपने 2 सॉल्व किए। इसमें कैपिटल डी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 80,000 माइनस 12.5 टी। अच्छा इसमें जो टी है ना ये टाइम को शो नहीं कर रहा। नॉर्मली यही होता है ना, जिस फंक्शन में टी आ गया हम उसको टाइम अज्यूम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टी जो है ये टैक्स को शो कर रहा है। जिस टीवी को इंपोर्ट किया जा रहा है डिफरेंट कंट्री से यूएस कंट्री के अंदर, उस टीवी पे जो टैक्स अप्लाई किया जा रहा है उस टैक्स को टी के साथ लिखा है। और डी जो है ये नंबर ऑफ टीवी सेट्स हैं जिनकी डिमांड की जा रही है। तो डिमांड को उसने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर डी लिखती है। तो वेरिएबल जो है वो एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से चेंज हो सकते हैं, बट हेयर दैट इज अ डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन है, ये नंबर ऑफ टीवी सेट्स की डिमांड को शो कर रहा है, डी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और टी जो ये टैक्स को शो कर रहा है। अच्छा टैक्स क्या होते हैं, टैक्स वो होते हैं जो किसी टीवी के ऊपर अप्लाई करते हैं, चार्ज करते हैं। तो टैक्स की वैल्यू वो होती है जो किसी भी कंपनी के पास जो है वो एज अ
इन अमाउंट इन हो रही होती है, तो दैट इज द प्राइस। प्राइस वही होती है ना जो सिंपल टैक्स होते हैं, टैक्स भी लिया जाता है, प्राइस भी ली जाती है। अगर कोई चीज आप बेचते हैं उसकी प्राइस होती है, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई जो है वो टैक्स अप्लाई करना है तो उसको उसको भी चार्ज किया जाता है, प्राइस भी चार्ज होती है, टैक्स भी चार्ज होता है। तो अगर देखा जाए तो टैक्स और प्राइस के मीनिंग जो है रेवेन्यू के रिस्पेक्ट से, रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू क्या होता है? जो जो अमाउंट आपके पास आपकी जेब के अंदर इन हो रहे हैं, जो अमाउंट आपकी फर्म के अंदर इन हो रहे हैं उसको रेवेन्यू कहा जाता है। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम टीवी के ऊपर टैक्स को अप्लाई कर रहे हैं। टैक्स क्या है? हर टीवी के ऊपर एक कोई अमाउंट है जिसको चार्ज किया जा रहा है, तो प्राइस भी चार्ज होती है, टैक्स भी चार्ज हो रहा है। तो सिंपल इज दैट, इस क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन में डी जो है ये क्यू की जगह पे आया हुआ है और टी जो है ये पी की जगह पे आया हुआ है, प्राइस की जगह पर। और उसने इस क्वेश्चन में पार्ट ए में उसने क्या कहा है? डिटरमाइन द इंपोर्ट टैक्स। आपने टी की वैल्यू कंप्यूट करनी है, इंपोर्ट टैक्स which will result in maximum tax revenues from importing tea। हमने रेवेन्यू फंक्शन को जनरेट करके उसको मैक्सिमाइज करना है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए टैक्स टी की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो बेसिकली यहां पर हम अपना जो रेवेन्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट आर बी द रेवेन्यू फंक्शन, देन अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था आर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं प्राइस की जगह पे लिख रहा हूं टी और क्वांटिटी की जगह पे लिख रहा हूं डिमांड। अब डिमांड के लिए गिवन है वो डी की जगह पुट कर दें। टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये बन गया आपका इंपोर्ट टैक्स का रेवेन्यू फंक्शन। इंपोर्ट टैक्स का रेवेन्यू फंक्शन ये बन गया। अब उसने कहा है कि इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका लें फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 पुट करें, वहां से टी की वैल्यू कंप्यूट कर लें, पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। पार्ट बी में उसने आपसे मैक्सिमम रेवेन्यू पूछा है, टी को उठा के आर में पुट कर दें, आपके पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा, मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है आपने? उस टी को उठाकर सी पार्ट में उसने आपसे डिमांड पूछी है, उस टी को उठा के आप डिमांड में पुट कर देंगे, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो पार्ट ए में आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट ए में आपने क्या करना है, आर डैश लेकर उसको 0 पुट करना है और टी की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। बी में क्या करना है, इस टी को उठाकर, इस टी को जो भी आप निकाला है इसको उठाकर आप 2 में पुट कर देंगे, इसको 2 में पुट कर देंगे, आपके पास यहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी में जाएंगे। पार्ट सी में आपने क्या करना है, इस टी को उठाकर 1 में पुट कर देंगे और वहां से डी की वैल्यू कंप्यूट कर देंगे। ये क्वेश्चन अब आप खुद कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फंक्शन मैंने बना के दे दिया, अब इसका डेरिवेटिव लें, इसको 0 पुट करें और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते 6 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमें एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है।
एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है 51,200 अपॉन Q प्लस 80Q एंड प्लस 750,000। क्वेश्चन 6 को देखें। क्वेश्चन 6 में से क्या कहा है? A manufacturer has determined a cost function which expresses the annual cost of purchasing, owning, and maintaining its raw material inventory as a function of the size of each order. The cost function is, उसके बाद एक function दिया हुआ है where Q equals the size of each order in tons and C equals the annual inventory cost. C जो है वो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को शो कर रहा है, Q जो है ये ऑर्डर साइज को शो कर रहा है टन्स में। अब उसने पार्ट ए में आपसे पूछा है डिटरमाइन द ऑर्डर साइज Q। Q की वैल्यू कंप्यूट करनी है आपने विच मिनिमाइजेस एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। Q की ऐसी वैल्यू कंप्यूट करें जो C को मिनिमाइज कर दे। तो मैंने आपको बताया था जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो हम लेते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। यस, तो पार्ट ए में आएंगे टू मिनिमाइज C, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो C का लें फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -51200 अपॉन Q का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको आना चाहिए, ठीक है। प्लस 80Q का डेरिवेटिव हो जाएगा 80, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। चले मैं यहां पे लिख भी देता हूं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q क्या होगा? 51200। Q को ऊपर ले आए, Q जब ऊपर आएगा इसकी पावर हो जाएगी -1। अब इस पे डेरिवेटिव को अप्लाई करें, पावर को नीचे उतारें, पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -51200, ये -2 हो जाएगा, -2 अपॉन में जाएगा और +2 हो जाएगा। तो ये पार्ट मैंने क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि आई थिंक ये पार्ट आपको आना चाहिए। मैंने यहां पर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये लिखा है, कैसे लिखा मैंने यहां पे आपको बता दिया। तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये हर हाल में आपको आना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। इसका डेरिवेटिव 80 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। तो अब क्या करेंगे? C डैश को 0 पुट करते हैं। यस, 51200 अपॉन Q का स्क्वायर प्लस 80। यहां से Q निकालना है, इसको इधर ले आए, प्लस हो जाएगा। इनकी जगह चेंज कर दें, यस, इसको 80 से डिवाइड करें, 51200 डिवाइड बाय 80, ये आंसर आ जाएगा 640।
और यहां से Q की वैल्यू निकाल लें। स्क्वायर है, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो 640 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 25.30। ये आ गया आपके पास पार्ट ए का आंसर। पार्ट ए में उसने क्या कहा था? एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्यू की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो आपने एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट गिवन था, आपने उसका डायरेक्ट लिया, उसको 0 पुट किया और वहां से क्यू की वैल्यू निकाली। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। उसने ये कहा है व्हाट आर मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू इक्वल। अब वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में जो है कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब इस क्यू को उठाकर सी में पुट कर देंगे। जी, इस क्यू को उठाकर फंक्शन 1 में पुट करते हैं। यस, इसका बी पार्ट, पुट q is equals to 25.30 in function 1। तो c क्या बन जाएगा? 51200 डिवाइड बाय 25.30 प्लस 80 इंटू 25.30 प्लस 750,000। इसको सॉल्व कर लें आप और यहां से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। जी, इसको सॉल्व करते हैं। 51200 डिवाइडेड बाय 25.30, ये आंसर आ गया आपके पास। इसमें प्लस कर देंगे 80 इंटू 25.30, 80 इंटू 25.30, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें प्लस कर देंगे 750,000 को। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा लगभग 75447.7154। ये आ गया पार्ट बी का आंसर, जिसमें उसने ये कहा था कि क्यू आपने कंप्यूट कर लिया, अब इस पे बताओ कि मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको आप उठा के 1 में पुट कर देंगे, आपके पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। ओके, इसके साथ का क्वेश्चन 7 है, वो देखते हैं। In exercise 6, assume that the maximum amount of the raw material which can be accepted in any one shipment is 20 tons। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर Q को कंप्यूट किया है 25.30। वो कह रहा है कि अब आप इसको 20 टन दें। ठीक है, उसने क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है कि 6 के अंदर जो आपने Q कंप्यूट किया ना, 7 में Q को वही ना लें, आप उसको चेंज कर दें। ये 25.30 था, वो कह रहे हैं इसको 20 ले लें। ये उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद वो आपसे कहते हैं गिवन दिस रिस्ट्रिक्शन, गिवन दिस रिस्ट्रिक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर साइज Q which minimizes annual inventory को। रिस्ट्रिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है मिनिमम
एंड मैक्सिमम। तो Q की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो गिवन है? 20। तो मैंने आपको बताया था कि ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन को, 0 एंड 20। ये मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था। जब हम किसी डोमेन की रिस्ट्रिक्शन कंप्यूट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस डोमेन की मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट करते हैं। मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन है, मिनिमम 0, मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसको एज अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की तरह इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज बिटवीन 0 एंड 20, 0 से ग्रेटर, 20 से लेस। तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन हो गई डोमेन की, ये डोमेन की रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो ये था हमारा पार्ट ए। ठीक है जी, अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ये हमारा पार्ट ए था, ये हमारा था पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में उसने आपसे क्या पूछे? व्हाट इज द मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये क्यू मैक्सिमम है तो अब आप बताएं इस पे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी। तो अब हम 20 को इसमें पुट करेंगे। इस पे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ये थी, इस पे कितनी होगी? तो इसको अब आप इसमें पुट करेंगे और इसमें एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। नाउ पुट Q is equal to 20 in 1। तो यहां से आप C की वैल्यू निकालेंगे, 51200 डिवाइड बाय 20 प्लस 80 इंटू 20 और प्लस 750,000। यहां से आप एक और C की वैल्यू निकालेंगे, वो C के लिए क्या आएगी उसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। इज 51200 डिवाइडेड बाय 20। ये आंसर आ गया। इसमें हम प्लस कर देंगे 80 इंटू 20, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें हम प्लस कर देंगे 750,000 को। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 754,160। ठीक है जी, ये हमारा एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट का वैल्यू आ गई। अब वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, हाउ डू दिस रिजल्ट कंपेयर विद दोज इन एक्सरसाइज 6। अब वो कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जो आपने कंप्यूट किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपने कंप्यूट किया था उससे हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब उसने पूछा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब डिफरेंस निकालना है या एरर निकालना है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये हमारा सी पार्ट होगा। तो सी पार्ट में से कहा था कि अब आप इस रिजल्ट को एक्सरसाइज 6 में जो आपने सी कंप्यूट किया था उसके साथ इसको कंपेयर करें। कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि इसको इसमें से माइनस करें और ये बताएं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना एरर आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं सी स्टार।
ठीक है, इससे चेंज करने के लिए इसको हम सी स्टार बना देते हैं। तो अब सी पार्ट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस कह लें इसको, एरर कह लें इसको, ठीक है, डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, एरर भी कह सकते हैं इसको। तो ये किसके इक्वल होगा, सी स्टार माइनस सी। तो सी स्टार कितने, 754160 और सी कितने, 754047.7154। इनको माइनस करते हैं आप। यस, दिस माइनस 754047.7154। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 112.28। ये आपका सी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। जैसे आपने 6 और 7 किए, ऐसे ही आप करेंगे 8 एंड 9। सिमिलर, बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम वर्डिंग है, सिर्फ फंक्शन चेंज है। तो जैसे आपने 6 और 7 किया है, इसी तरह आप करेंगे 8 एंड 9। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में उसने आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 5 मिलियन प्लस 250 क्यू प्लस 0.002 क्यू का स्क्वायर। ओके जी, 10 में क्या कहा उसने, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्यू यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन। उसके बाद टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, वेयर सी इज द टोटल कॉस्ट। Now part A, how many units should be produced in order to minimize the average cost per unit? टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट के फंक्शन को मिनिमाइज करना है। टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट के फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो पहले तो हम एवरेज कॉस्ट का फंक्शन डिफाइन करें, जो यहाँ पे नहीं है, तो पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। लेट उसको हम AC कह देते हैं, एवरेज कॉस्ट बी द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, देन इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस फंक्शन में हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो C है, टोटल कॉस्ट C है ना, तो C को पुट कर दें, 5 बिलियन प्लस 250 क्यू प्लस 0.002 क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। वो क्या है, वो क्यू है, क्यू है ना डिमांड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो क्यू श्योर है। अब आप इसको डिवाइड कर दें क्यू को, तो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन क्या बन जाएगा, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय क्यू
प्लस जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0.002 जब आप क्यू इससे डिवाइड करेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया आपके पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन था, हमने उसको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन बना दिया बाय यूजिंग फार्मूला एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ये वही फार्मूला तो है अरिथमेटिक मीन का। एवरेज का फार्मूला ये होता है ना कि अगर हमने किसी वैल्यूज का एवरेज निकालना हो, जस्ट लाइक 1 2 3, इसका मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसका टोटल सम करेंगे, टोटल सम, फिर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट के साथ। तो कितने नंबर हैं 3, इसका सम क्या होगा, वो टोटल होगा, टोटल सम टोटल होता है ना, तो इसका सम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हमने टोटल कॉस्ट पुट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे क्यू शोर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो डिमांड की जा रहे हैं उसको क्यू के साथ लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यू हो गया, टोटल कॉस्ट ये पूरा फंक्शन हो गया। तो ये वही फॉर्मूला तो है एवरेज का जो हमने यहाँ पे यूज किया, बस यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे नंबर्स हैं, कंसेप्ट सेम है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जिनका आपने सम किया। तो ये आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन था और आपने उसको एवरेज कॉस्ट के फंक्शन में शिफ्ट कर दिया। अब हम आते हैं इसके आगे, उसने एवरेज कॉस्ट के फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कहा है। तो अब हम एवरेज कॉस्ट के फंक्शन का लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। उसने कहा है पार्ट ए में हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब हमने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स क्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमारा पार्ट ए हो गया, टू मिनिमाइज एसी, टेक एसी का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एसी का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 मिलियन क्यू का डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, -5 मिलियन डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, प्लस 250, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस 0.002 क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस 0.002। फिर क्या करेंगे, एसी का डैश, इसको 0 पुट कर देंगे, ये इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, इसको इधर चेंज कर दें, .002 को यहाँ ले आए और क्यू स्क्वायर को यहाँ ले जाए। यहाँ से अब आप क्यू की वैल्यू निकाल लें, 5 मिलियन डिवाइड बाय 0.002, ये आंसर आ गया आपके पास, दिस वन। इसका लेंगे अब आप स्क्वायर रूट, $50,000। ठीक है, मैं फिर लिख देता हूं इसको, क्यू स्क्वायर आपका आ गया 25, ये आ गया, और यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 50,000। ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया।
फिर पार्ट बी में उसने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पूछे तो इसको उठा के एवरेज कॉस्ट में पुट करेंगे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, इसको उठा के टोटल कॉस्ट में पुट करेंगे। ठीक है, ये अब आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। इसका बी पार्ट खुद करेंगे आप। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्यू को पुट करेंगे 2 में और एवरेज कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे। फिर सी पार्ट में आप यही वैल्यू 1 में पुट करेंगे और वहां से टोटल कॉस्ट सी कंप्यूट कर लेंगे। ये इसका बी और सी अब आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया, इसको आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में नहीं करूंगा क्योंकि 11 ऐसे ही है जैसे आपने 10 किया है। 11 में भी उसने टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है और एवरेज कॉस्ट के फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो पहले आप उसका एवरेज कॉस्ट का फंक्शन बना लेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव लेके उसको 0, जैसे आपने 10 किया है वैसे ही आप 11 करें। ट्वेल्व आप खुद करेंगे, 13 आप खुद करेंगे, 14 आप खुद करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है सारे। मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो सिमिलर है वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जो डिफरेंट है वो मैं खुद कर रहा हूं। ठीक है, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। आप 12 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14 ये आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिए। 15 में आते हैं। फिफ्टीन में एक तो आपको डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 280,000 माइनस 400 P। उसके बाद आपको एक टोटल कॉस्ट का फंक्शन भी दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 350,000 प्लस 300Q प्लस 0.001 प्लस 0.0015 Q का स्क्वायर। ये दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इनके बारे में आपसे वो क्या कह रहे हैं? A company estimate that the demand for its product fluctuates with the price it charges. The demand function is, उसके बाद आपको एक डिमांड फंक्शन दिया है where Q equals the number of unit demanded and P equals the price in dollar. उसके बाद कहता है the total cost of producing Q units of the product is estimated by the function. उसके बाद आपको एक total cost का फंक्शन दिया है और उसके बाद पार्ट ए में कहता है डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स Q शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एनुअल प्रॉफिट। लो जी, डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है और प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहे हैं। मतलब दो फंक्शन जो दिए हुए हैं उनको ना तो मिनिमाइज करना है ना मैक्सिमाइज करना है। एक और नया फंक्शन प्रॉफिट का फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज करना है और प्रॉफिट का फंक्शन गिवन ही नहीं है। तो पहले प्रॉफिट का फंक्शन बनाएंगे, जब प्रॉफिट का फंक्शन बन जाएगा फिर उसका लेंगे डेरिवेटिव, उसको 0 पुट करेंगे और फिर उसके अंदर से हम जो Q की वैल्यू है वो कंप्यूट करेंगे। अच्छा, उसने पार्ट ए में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए
क्यू की वैल्यू पूछिए। तो आप देखें यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कॉस्ट का फंक्शन है उसका डोमेन क्यू है, और जो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन पी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों फंक्शन का डोमेन एक जैसा होना चाहिए। हमने क्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका डोमेन भी क्यू होना चाहिए, इसका डोमेन भी क्यू होना चाहिए। तो इसका डोमेन तो क्यू है, इसका डोमेन क्यू नहीं है, तो पहले इसका डोमेन क्यू बनाए। पी को इसकी जगह रख दें, क्यू को इसकी जगह। तो मैं फंक्शन वन को रीराइट कर रहा हूं। वन कैन बी रीराइट। मैं 400p को इधर ला रहा हूं, प्लस हो जाएगा, और क्यू को उठा के इधर कर रहा हूं, माइनस हो जाएगा। फिर 400 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, आपके पास हो जाएगा 280,000 डिवाइड बाय 400 माइनस 1/400 इंटू क्यू। मैंने 400 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, तो 400 जब 280,000 से डिवाइड होगा ये वापस बन जाएगा 700, और जब 1 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 400, ये आंसर आएगा आपके पास 0.0025। इसको 3 कहते हैं। तो देखिए मेरे पास डिमांड का फंक्शन था, मैंने उसको प्राइस का फंक्शन बना दिया। क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए कि इसका डोमेन भी क्यू होना चाहिए, क्योंकि सी का डोमेन भी क्यू है, और हमने बेसिकली क्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोनों फंक्शन का डोमेन क्यू होना चाहिए। तो इसलिए अब देखें सी का डोमेन भी क्यू है, पी का डोमेन भी क्यू है। अच्छा, प्रॉफिट का फंक्शन क्या होता है? हम चैप्टर 5 में पढ़ के आ रहे हैं। प्रॉफिट का फंक्शन डिफाइन इस तरह से कहता है, जब आप रेवेन्यू फंक्शन के अंदर से कॉस्ट के फंक्शन को माइनस करते हैं, टोटल रेवेन्यू के अंदर से टोटल कॉस्ट को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट का फंक्शन बच जाता है। तो टोटल कॉस्ट तो हमारे पास गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन नहीं है, तो पहले टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाते हैं। और टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। लेट आर बी द टोटल रेवेन्यू, देन आर की क्या हो जाएगी? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये डेफिनेशन है रेवेन्यू फंक्शन की। तो अब इसमें पी को पुट कर दें, आप पी के लिए पुट कर दें 700 माइनस 0.0025 क्यू, और क्यू को वैसे का वैसे लिख दें, उसके बाद क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका बन गया टोटल रेवेन्यू का फंक्शन। इसको हम फंक्शन नंबर 4 कहते हैं। अब हम लेट करते हैं प्रॉफिट के फंक्शन को। लेट कैपिटल पी, ये स्मॉल पी है, ये प्राइस को शो करते हैं, कैपिटल पी हम प्रॉफिट को शो करते हैं। लेट पी बी द टोटल प्रॉफिट, देन पी की डेफिनेशन होती है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या आपके पास? 700 क्यू माइनस 0.0025 क्यू का स्क्वायर, माइनस कॉस्ट का फंक्शन 350,000 प्लस 300 क्यू प्लस 0.0015 क्यू का स्क्वायर।
जी, यहाँ से p का फंक्शन डिफाइन कर लें, दोनों की ब्रैकेट्स ओपन कर दें, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो q आपका q में से माइनस हो जाएगा, q स्क्वायर में ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 400q और ये कितना हो जाएगा -0.00, ये बन जाएगा 4 q का स्क्वायर और ये आ जाएगा -350,000। इसको कहते हैं फंक्शन नंबर 5। दोबारा देखिएगा हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिमांड का फंक्शन गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन था और उसने प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है और प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करके क्यू निकालें। तो क्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन गिवन है उन दोनों का डोमेन क्यू होना चाहिए। इसका तो डोमेन क्यू था, इसका डोमेन क्यू नहीं था, तो पहले मैंने फंक्शन 1 को रीराइट किया, उसको प्राइस फंक्शन में शिफ्ट किया ताकि उसका डोमेन क्यू हो जाए। फिर मैंने कैपिटल आर को लेट किया कि ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है, तो रेवेन्यू फंक्शन बाय डेफिनेशन क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने प्राइस का फंक्शन पुट कर दिया इसमें पूरा का पूरा और क्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन बन गया इन टर्म ऑफ क्यू। ये कॉस्ट का फंक्शन, ये रेवेन्यू का फंक्शन, दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा टोटल प्रॉफिट का फंक्शन। हमने टोटल प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब हम लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमारा पार्ट ए सॉल्व हो रहा है। टू मैक्सिमाइज पी टेक पी डैश। अब हम लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। 400 क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 400, इसका डेरिवेटिव पावर को नीचे उतारेंगे 0.008 क्यू हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे पी डैश को 0 पुट कर देंगे और यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 0.008, तो क्यू आपके पास आ जाएगा 50,000। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में उसने ये पूछा था प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्यू की वैल्यू बताएं। तो आपने प्रॉफिट के फंक्शन को पहले डिफाइन किया, उसका डेरिवेटिव लिया, उसको 0 पुट किया और आपने क्यू की वैल्यू कंप्यूट कर ली। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज। अगर इतनी डिमांड है प्रोडक्ट्स की, इस पे प्राइस कितनी होगी, प्राइस कितनी चार्ज की जाए, इसको उठा के अब आप प्राइस फंक्शन में पुट कर देंगे, फंक्शन नंबर 3 में क्यू को उठा के 3 में पुट करेंगे आप, यहां से आपके पास प्राइस की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट पार्ट में उससे पूछा है व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट, इस क्यू को उठा के प्रॉफिट वाले फंक्शन में पुट करेंगे, यहां से हमारे पास एनुअल प्रॉफिट आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका प्राइस भी कंप्यूट कर लेते हैं और फिर हम इसका प्रॉफिट भी कंप्यूट कर लेते हैं। ओके जी, इसका बी पार्ट, नाउ पुट Q is equal to 50,000 इन फंक्शन 3 और वहां से P की वैल्यू कंप्यूट कर लें 700 माइनस 0.0025 इंटू 50,000। तो इसको कंप्यूट कर लें आप,
0.0025 4 0 कैंसिल हो गए, ये 125 हो गया। 0.0025 इंटू 50,000, ये 125 हो गया। तो 700 माइनस 125, ये आंसर आ गया 575। ये प्राइस के लिए हो गई। अब सी पार्ट में उसने प्रॉफिट पूछे, इस क्यू को उठाकर 5 में, फंक्शन नंबर 5 में पुट कर दें। टोटल प्रॉफिट 400 क्यू माइनस 0.004, 50,000 का स्क्वायर माइनस 350,000, यहां से पी निकाल लें। तो ये हो गया 400 इंटू 50,000, आंसर आ गया आपके पास। इसको माइनस करेंगे 0.004 इंटू 50,000, उसका स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपके पास। इसको माइनस कर देंगे 350,000 में से, ये आंसर आ गया आपके पास 965 और 4 0। ये था आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15। ठीक है जी, ये हमारे एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में जो है उसने आपसे कहा है कि सॉल्व द प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है 15, इसको आपने दोबारा सॉल्व करना है यूजिंग द मार्जिनल अप्रोच टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये क्या है, इसको हम पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मार्जिनल अप्रोच, it is a mathematical technique which is used to maximize the total profit. In this technique, total cost and total revenue functions must be separately defined. मार्जिनल अप्रोच क्या है? ये एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके रिस्पेक्ट से जो है, जिसको यूज करके जो है हम टोटल प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज बना सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करके हम टोटल प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज बना सकते हैं। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी किया है। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी किया है और यही काम अब हम मार्जिनल अप्रोच के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कब यूज करते हैं? इसको हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास टोटल कॉस्ट
और टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, ये दोनों फंक्शन अलग अलग डिफाइन होने चाहिए सेपरेटली। अगर ये अलग अलग डिफाइन हुए हुए क्वेश्चन में तो आप मार्जिनल अप्रोच वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों फंक्शन क्वेश्चन में डिफाइन नहीं हुए हुए तो फिर हम मार्जिनल अप्रोच को जो है वो यूज नहीं कर सकते। मार्जिनल अप्रोच क्या कहते हैं? इसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों को इक्वल कर देते हैं और हम वहां से जो भी हमारा डोमेन होता है उसकी वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। ये है मार्जिनल अप्रोच टेक्निक। अगर हमने टोटल प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हो तो हम लेते हैं रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब आर डैश को आप एम आर भी लिखते हैं और सी डैश को आप एम सी भी लिखते हैं। एम सी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एम आर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है आर डैश, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है सी डैश। आप ये चीजें इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। मार्जिनल फंक्शन क्या होते हैं, टोटल फंक्शन क्या होते हैं, वहां पे आपने इनको डिटेल में पढ़ा होगा, इनके ग्राफ भी ड्रॉ किए होंगे। ठीक है। सिमिलरली एक होता है एमपी, इसको हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रॉफिट, इसको हम लिखते हैं पी डैश। तो ये चीजें आपको आती होंगी और हम अपने इसी टेक्निक को यूज करते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन, ये रेवेन्यू फंक्शन है, ये कॉस्ट का फंक्शन है। तो अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। गिवन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो हम आर को लिख रहे हैं, ये मैं अब डायरेक्ट 15 से उठा रहा हूं। ठीक है, 15 से डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं। और जो कॉस्ट का फंक्शन है उसको हम 15 से डायरेक्ट उठा रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 16 में उसने क्या कहा आपसे कि आप क्वेश्चन नंबर 15 को दोबारा सॉल्व करें और इस टेक्निक के थ्रू। और ये टेक्निक हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन अलग अलग डिफाइन हुआ हो। तो मैंने 15 से रेवेन्यू का फंक्शन उठा लिया, 15 से कॉस्ट का फंक्शन उठा लिया। अब मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्निक यूज करूंगा बाय यूजिंग मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच क्या कहते हैं? आप रेवेन्यू का डेरिवेटिव लें, आप कॉस्ट का डेरिवेटिव लें, दोनों को इक्वल करते हैं। वेयर आर डैश क्या होगा? यहां से आर डैश निकालें, 700 माइनस ये पावर नीचे आएगी 0.005 क्यूब। सी डैश निकालें, 350 का 0 गया,
300 क्यू का 300 हो गया, पावर को नीचे उतारेंगे 0.003 क्यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज R डैश इज इक्वल टू C डैश, दोनों को इक्वल कर दें, 700 माइनस 0.005 क्यू, 300 प्लस 0.003 क्यू। क्यू को एक साइड पे ले आए, कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाएं, तो 700 माइनस 300 हो जाएगा 0.003 क्यू माइनस 0.005 क्यू हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 0.008 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी 400 डिवाइड बाय 0.008, तो यहाँ से Q क्या बनेगा 50,000। ये वही 50,000 आ रहा है जो आप क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 को एक और टेक्निक के थ्रू सॉल्व किया विच इज नोन एज मार्जिनल अप्रोच, और हमने उस टेक्निक के थ्रू चेक किया है कि हमारे 16 का आंसर और 15 का आंसर सेम आ रहा है। तो उसने 16 में कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 15 को दोबारा सॉल्व करें बाय यूजिंग मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच याद रखिएगा, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डोमेन की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, और ये टेक्निक हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन अलग अलग सेपरेटली अलग अलग डिफाइन होना चाहिए। अलग अलग होगा तो हम उनका अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उनको इक्वल करके अपने डोमेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये टेक्निक फेल हो जाती है। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन डिफाइन नहीं हुए तो फिर इस टेक्निक को हम यूज नहीं कर सकते। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, 17 आप खुद कर लेंगे। 17 में उसने ये कहा है कि क्यू को आप चेंज कर दें, इसको 40,000 कर दें। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसके रिस्पेक्ट से आप उसका आंसर दे देना। ठीक है, 17 आप खुद कर लीजिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। 18 एग्जाम्पल से रिलेटेड है, एग्जाम्पल 2 से रिलेटेड है। पहले एग्जाम्पल 2 को सॉल्व कर लेना, फिर 18 को सॉल्व कर लेना। मैं आपको जब पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पल 2 भी सेंड कर दूंगा। पहले एग्जाम्पल 2 को पढ़ लेना, फिर उसमें कुछ वो चेंजिंग करने के लिए कहेगा, वो चेंजिंग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में उसने कॉस्ट का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, रेवेन्यू का फंक्शन डिफाइन किया, और इसी तरह से मार्जिनल अप्रोच यूज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, 17, 18 ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप उससे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस की क्यूरीज आ जाती हैं स्टूडेंट से, तो आपका क्वेश्चन ना आगे पीछे हो जाता है। तो आप मैक्सिमम एक दिन का इंतजार किया करें। अगर एक दिन से ऊपर हो जाए और मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आप वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा रीसेंड कर दिया करें, ताकि वो टॉप लिस्ट पे आ जाए ना। तो सामने जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो मैं चेक कर देता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन बहुत नीचे चला गया है, मतलब बहुत आगे चला गया है मैसेज में, तो वो कभी कभी अप्रोच नहीं हो पाता। तो कल मैं ऐसे देख रहा था, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे थे जिसका मैंने आंसर आपको नहीं दिया था और आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप एक दिन का इंतजार किया करें। अगर आपने आज क्वेश्चन सेंड किया ना, तो आप एक दिन का इंतजार करें। अगर एक दिन के अंदर अंदर मैं आपको आंसर देता हूँ, वेल एंड गुड। अगर नहीं देते ना, तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा रीसेंड कर दिया करें, ताकि वो अगर कहीं नीचे गुम हो गया है तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाए। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास, तो जो टॉप पे होते हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनके आंसर देते रहता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है किसी स्टूडेंट का आंसर जो है वो बहुत नीचे चला जाता है, तो वो कभी कभी अप्रोच नहीं हो पाता।
उसको पढ़ नहीं पाता मैं, तो आप समझ लोगे शायद मैंने तो क्वेश्चन सेंड कर दिया टीचर को, वो मुझे आंसर नहीं दे रहे, तो वो उन्हें पढ़ा ही नहीं, कैसे आंसर देंगे। तो ऐसा किया करें, अगर आपने सेंड किया है क्वेश्चन तो एक दिन का इंतजार किया करें, 24 घंटे का। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा उसको दोबारा रीसेंड करते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। दोबारा रीसेंड करेंगे वो टॉप पे आ जाएगा, उसको मैं पढ़ लूंगा। तो अभी भी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, और अगर सपोज उसमें आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 19 भी आप कर लेंगे, 20 की तरफ आते हैं। 20 में कहा हुआ है अ फर्म सेल्स ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर $50। एक फर्म जो है एक यूनिट $50 का सेल आउट कर रही है। तो अब हम यहां से रेवेन्यू फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। लेट आर बी द रेवेन्यू फंक्शन, देन हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं रेवेन्यू फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 50 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने 50 को x के साथ लिख दिया, x नंबर ऑफ यूनिट्स है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है ना, तो प्राइस यहाँ पे 50 है, क्वांटिटी यहाँ पे x है। उसके बाद कहते हैं द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन। उसके बाद आपको एक टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है। टेन माइनस 2.5 x का स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये आपको फंक्शन दिया है। और उसने आपसे क्या कहा है, यूज द मार्जिनल अप्रोच टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डोमेन की वैल्यू चाहिए। डोमेन यहाँ पे x है, प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए x की वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है, और यहाँ पे जो टेक्निक यूज करनी है वो है मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच यूज करके आपने यहाँ पे प्रॉफिट के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो मार्जिनल अप्रोच ये कहता है कि आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट अलग अलग डिफाइन होने चाहिए। यहाँ पे अलग अलग डिफाइन हुए हैं बाय यूजिंग marginal approach, by using marginal approach क्या करेंगे, R डैश कंप्यूट करेंगे, C डैश कंप्यूट करेंगे। R डैश क्या है 50, C डैश क्या है 0 माइनस 5x प्लस 3x का स्क्वायर। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2.5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर को बेस में लेके आएंगे, ये 5 हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से अब हमने x को कंप्यूट करना है। पहले 50 को इधर लें, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। Now this is a quadratic equation in which a is 3, b is minus 5, c is minus 50। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसके आंसर्स कंप्यूट कर लें। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी और उसका स्क्वायर रूट आ गया और अपॉन आ गया 2a। इसको सॉल्व कर लें, ये प्लस 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600।
और ये अपॉन में अंडर रूट में आ गया, ये आ गया 6, ये हो गया 5 प्लस माइनस 6 to 5 हो गया। 6 to 5 जो होता है वो 25 का होल स्क्वायर होता है, तो 5 प्लस माइनस 25 हो गया अपॉन 6 हो गया। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x होगा प्लस के साथ, एक x होगा माइनस के साथ। प्लस वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे, 30/6 5। माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो प्लस वाले को सॉल्व कर लेंगे, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव में x नेगेटिव में आएगा ना, तो x का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो जीरो होगा या वो पॉजिटिव होगा। तो हम नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, प्लस वाले को एक्सेप्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 5। मार्जिनल अप्रोच यूज करके आपने x की वैल्यू कंप्यूट कर ली। ये था पार्ट ए। पार्ट बी में उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट। इस x पे टोटल रेवेन्यू कितना होगा, इस x पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इस x पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके जी, इसका बी पार्ट टोटल रेवेन्यू, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू की, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू की। तो टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, इस x को 1 में पुट कर देंगे, तो आपके पास r कितना आ जाएगा 50 into 5, तो r आ गया 250। फिर इसका सेकंड पार्ट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इस x को उठाकर 2 में पुट करते हैं, आपके पास c क्या आ जाएगा 10 माइनस 2.5 x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2.5, 25 इंटू 2.5, ये आ जाएगा आपके पास 62.5। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 125 प्लस 10 माइनस 62.5, ये आंसर आपके पास आ गया 72.5। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, टोटल प्रॉफिट कंप्यूट करना। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू हो गया हमारे पास 250, कॉस्ट हो गया हमारे पास 72.5, तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को माइनस कर दें, 250 माइनस 72.5, ये आ गया आपके पास 177.5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। 19 मैंने नहीं किया, 19 भी इसी तरह से, तो 20 मैंने कर दिया। 20 को देख के अब आप 19 खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब आप करेंगे खुद, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में वही है, मार्जिनल अप्रोच यूज करना है। 22 में मार्जिनल अप्रोच यूज करना है, 23 में मार्जिनल अप्रोच यूज करना है, ठीक है। तो 21 में कर रहा हूँ, 22 आप खुद करेंगे,
23 आप खुद करेंगे, 21 में कर रहा हूं, ठीक है। 21 को देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर हो गया 21। 21 में उसने आपको दिया हुआ है एक डायरेक्ट प्रॉफिट का फंक्शन। टोटल प्रॉफिट का फंक्शन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू -4.5 Q का स्क्वायर प्लस 36,000 Q और -45,000। ये एक फंक्शन दिया हुआ है प्रॉफिट का, और वो आपसे पार्ट ए में कहते हैं यूजिंग द मार्जिनल अप्रोच डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। हम यहाँ पे तो मार्जिनल अप्रोच यूज कर ही नहीं सकते, सिंस total revenue and total cost are not defined separately। जो मार्जिनल अप्रोच की कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। मार्जिनल अप्रोच की जो है कंडीशन क्या है, रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन सेपरेटली डिफाइन होने चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। सो वी कांट यूज द मार्जिनल अप्रोच। हम यहाँ पे मार्जिनल अप्रोच को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बी पार्ट की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट? यस, मैक्सिमम प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए उसने ये नहीं कहा कि आप इस पे मार्जिनल अप्रोच यूज करें, उसने पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब हम अपने पुराने तरीके को यूज करेंगे, हम लेंगे पी का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे -9Q प्लस 36,000 -0। इसको 0 पुट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी 4,000। ये हमने नहीं बताना था, हमने क्या बताना है, इसको उठाकर 1 में पुट कर और यहां से प्रॉफिट की वैल्यू निकाल। तो बी पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बी में उसने मार्जिनल अप्रोच नहीं पूछा, बी को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ए कैन नॉट बी सॉल्व क्योंकि ए को सॉल्व करने के लिए आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन अलग अलग डिफाइन होने चाहिए। तो ए को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अब आप इसमें पुट करेंगे क्यू की जगह पर, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका पी का आंसर आ जाएगा। इसको अब आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका 22, 23 इसमें अलग अलग डिफाइन किए हुए रेवेन्यू और कॉस्ट के फंक्शन को, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं अब आ जाता हूं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 24। 24 एक सिंपल वर्बली का क्वेश्चन है। ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ये सी क्यू है और ये है आर क्यू। ये दो ग्राफ दिए हैं उसने, एक टोटल कॉस्ट का फंक्शन है उसका ग्राफ है,
और एक रेवेन्यू फंक्शन का ग्राफ है। ये रेवेन्यू फंक्शन है, ये कॉस्ट का फंक्शन है। ये रेवेन्यू फंक्शन का ग्राफ आ रहा है और ये कॉस्ट के फंक्शन का ग्राफ जा रहा है। उसने आपसे कहा है portrayed in figure 17.10 is a total cost function CQ and total revenue function RQ. Discuss the economic significance of the four level of output Q1, Q2, Q3, Q4. यहां पे उसने कहा है कि ये आपका है Q1, फिर उसने कहा है इस लेवल को Q2, फिर उसने आपसे कहा है इस लेवल को Q3, फिर उसने आपसे पूछा है इस लेवल के बारे में Q4। तो Q1 क्या है, Q2 लेवल क्या है, Q3 लेवल क्या है, Q4 लेवल क्या है। मतलब ये ग्राफ देखकर आपने इन लेवल्स को सिग्निफिकेंस करना है कि ग्राफ के अंदर Q1 लेवल क्या शो कर रहा है, Q2 लेवल क्या शो कर रहा है, Q3 लेवल क्या शो कर रहा है, Q4 लेवल क्या शो कर रहा है। तो मैंने आपको MCQs में बताया था ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस ग्राफ में देखें, आपका ये रेवेन्यू फंक्शन है और ये कॉस्ट का फंक्शन है, ये इन दो जगहों पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों लेवल हो गए आपके ब्रेक इवन लेवल। तो इनको लिखते हैं Q2 एंड Q4 आर ब्रेक इवन। Q2 भी ब्रेक इवन है और Q4 भी ब्रेक इवन है। ठीक है, Q2 पे आपके दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। Q4 पे भी आपके दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक डेफिनेशन की ये भी है कि ये ग्राफिकली एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट का फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ग्राफ में हम बता सकते हैं Q2 और Q4 जो हैं ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, अब हम आते हैं Q1 की तरफ। Q1 इस फंक्शन को कहा है, इस लेवल को। ये कौन सा फंक्शन है, ये है आपका कॉस्ट का फंक्शन। तो कॉस्ट का फंक्शन रेवेन्यू से अबव है। कॉस्ट का फंक्शन Q1 लेवल पे, Q1 लेवल पे कॉस्ट का फंक्शन रेवेन्यू से अबव है। और Q3 लेवल पे देखें, ये रेवेन्यू फंक्शन है। Q3 पर आपका ये जो रेवेन्यू फंक्शन है ये कॉस्ट से ऊपर आ रहा है। Q1 लेवल पे कॉस्ट का फंक्शन रेवेन्यू से ऊपर आ रहा है, Q3 पर जो है रेवेन्यू का फंक्शन कॉस्ट से ऊपर आ रहा है। और ये चीज आपको पता है ना कि अगर रेवेन्यू ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, तो प्रॉफिट गेन होता है। और अगर रेवेन्यू कम हो, कॉस्ट ज्यादा हो, तो लॉस होता है। तो Q1 पे लॉस शो हो रहा है। Q1 पे कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे है। मतलब नीचे मतलब कम हो गई, रेवेन्यू कम हो गया, कॉस्ट बढ़ गई। Q1 लेवल पे आपका लॉस हुआ। रीजन, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। Q3 लेवल पे क्या हो रहा है, Q3 लेवल पे आपका रेवेन्यू ऊपर आ गया, कॉस्ट नीचे हो गई। जो वैल्यू नीचे होगी वो कम होगी, जो वैल्यू ऊपर होगी टॉप पे वो ज्यादा होगी। तो Q3 लेवल पे आपका प्रॉफिट गेन हो रहा है। क्यों गेन हो रहा है, क्योंकि इस केस में आपका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो 24 में सिर्फ आपने ग्राफ को देखकर ना इन लेवल्स को थोड़ा सा सिग्निफिकेंस करना था कि ये लेवल ग्राफ में किस किस वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो ये बस ऐसे ही इसको देखना था।
तो ये आपकी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो गई। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमारे एमसीक्यूज नहीं हो सके थे, कुछ वो लाइट का प्रॉब्लम आ गया था, इश्यू आ गया था, और आजकल वैसे बहुत इश्यू चल रहा है कराची में लाइट का, तो बाहर अल्लाह खैर करे। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम जो है हाँ इस चैप्टर की जो है 17.2 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, कोशिश करेंगे उसको एंड कर दें, या रह गई तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज हैं, 17.1, 17.2। 17.2 में भी यही कुछ है, मैक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन है फंक्शन की, बट उसमें ना थोड़ी सी एडवांस एप्लीकेशन, थोड़ी सी एप्लीकेशन उसमें एडवांस है, बट काम यही करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको जीरो पुट करेंगे, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, बट एप्लीकेशन थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी। तो इंशाल्लाह 17.2 जो है हम फिर कल जो है उसको देखेंगे। अब हम आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर की तरफ, अगर आपके कोई हैं। एक स्क्रीनशॉट में भेजते रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मुझे आइडिया है कभी कभी कोई स्क्रीनशॉट आपसे मिस हो जाता है, तो मैं तो सेंड कर देता हूँ, आप उसको देख लिया करें। डिफरेंस क्यों निकालते हैं, डिफरेंस देखें, आई थिंक आपने अच्छा साथ में आप ना लिख दिया करना कौन सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में डिफरेंस हमने उस क्वेश्चन में निकाला था जहां पे हमने दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना था। ठीक है, दो वैल्यूज को जब हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जब दो वैल्यूज के दरमियान एरर कंप्यूट करते हैं, जब दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसलिए हम उनको माइनस करते हैं। जब एरर कंप्यूट करते हैं तो एरर भी यही होता है कि एक एक्चुअल वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस